बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी क्या है बीजेपी के नारे, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार की हकीकत, और इंडिया ब्लॉक कैसे इस चैलेंज को पार कर सकता है या कैसे वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टारगेट फिक्स कर दिया था और कहा था अब की बार 400 पार, ये उन्होंने नारा दिया था। बीते दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमारा तीसरा टर्म बड़ा ऐतिहासिक यानी तारीखी होगा, और कहा उन्होंने कि इसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की भी बात कही। उधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी रिजर्वेशन, एमएसपी और कास्ट सेंसस को लेकर पहले ही बड़े ऐलान कर चुके हैं। जाहिर तौर पर यह सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस के लीडर्स हैं या उनकी गारंटीज हैं, तो किस तरीके से आम लोग उन पर यकीन करेंगे। और ये जो 400 पार का नारा है, ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इंडिया ब्लॉक के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इसी मसले पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं खेमचंद जी बीजेपी से, संदीप मिश्रा जी कांग्रेस से हैं, अभिषेक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी से और वैभव जी आम आदमी पार्टी से, और कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश पोद्दार जी बीजेपी से। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल खेमचंद जी आप ही से कि ये जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, क्या है इस नारे की सच्चाई और किस बिना पर यह नारा दिया गया है? देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो अपने काम उन्होंने 10 साल में किए हैं, उनको गिना रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन विकसित भारत यात्रा के तहत गांव-गांव में गया है, हर घर में गया है, हर मोहल्ले में गया है। और हम लोगों ने बताया कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल में क्या किया। हम ये भी बता रहे हैं कि 65 साल में क्या हुआ और 10 साल में क्या हुआ। इस तरीके से हमने हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो 65 साल में हुई उससे ज्यादा हम लोगों ने 10 साल में की है। इस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें टॉयलेट बनाना, जो बेसिक एक नीड थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, उसको मोदी जी ने पूरा किया। नल से पानी देना हुआ, माता बहनों को एक अच्छा ईंधन देना जिससे उनको धुएं में अपनी आंखें खराब नहीं करनी है, और जो गरीब लोग हैं उनको एक अच्छे हेल्थ की गारंटी देना हो तो आयुष्मान भारत कार्ड दिया हम लोगों ने। किसानों की मदद करना तो पीएम किसान के माध्यम से लगातार किसान की मदद कर रहे हैं। कोई भी भूखा ना सोए। जो अनाज हमारे गोडाउन में खराब हो जाता था, वो अनाज खराब होने की वजह गरीबों की थाली में जाए, उसकी व्यवस्था की। और आज आप देख रहे हैं कि जितने भी संस्थाएं, आज रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड बैंक ने हमारी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको रिवाइज करके 7.4 बोला है, और जो संस्थाएं वो 8.4 तक बोल रही है। तो सभी की सभी संस्थाएं आज भारत की इकोनॉमी विश्वास जाहिर कर रही है, दिखा रही है, बता रही है कि आज भारत की इकोनॉमी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। और आसपास की इकोनॉमी में या बड़ी जो विश्व की इकोनॉमी है, सभी में जो ब्राइट स्पॉट जो है वो भारत की इकोनॉमी है। ये सब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो मजबूत सरकार है, अच्छे नियम है, अच्छी नीति है, अच्छा जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसका ही परिणाम है। हर क्षेत्र को डेवलप किया गया है, भारत के हर एक राज्य का फोकस किया गया है। नॉर्थ ईस्ट जो कटा हुआ रहता था, नॉर्थ ईस्ट में विशेष रूप से डेवलपमेंट किया है। आज वहाँ पे रेल से कनेक्टिविटी है, वहाँ पे एयर से कनेक्टिविटी है, गाँव-गाँव तक सड़क पहुंचाई गई है। और जो बॉर्डर का एरिया है उसको फोकस करके स्पेशल तरीके से उसको डेवलप किया गया है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने काम के आधार पे और आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा घरों को जिस तरीके से हम सोलर एनर्जी के माध्यम से फ्री बिजली देना चाहते हैं, उनको आधुनिक बनाना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक बनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें भी हम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के माध्यम से लोगों के बीच में रख रहे हैं। और साथ के साथ हम वो भी बता रहे हैं कि जो अपोजिशन में लोग हैं, ना उनके पास नेता है, ना नीति है, और ना ही उनके पास नियत है। उनके पास नियत भी खराब है। वो ज्यादातर घोटालों में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग तरीके के केस उन पे चल रहे हैं, और एक दूसरे को बचाने के लिए, क्योंकि वो सभी इन्वॉल्व हैं, तो एक दूसरे को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठा बातें करते हैं, लेकिन जनता का आधार उनके साथ नहीं है। तो ये सारी चीजें लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, संदीप मिश्रा जी, उम्मीद है कि हम 400 पार करेंगे। बिल्कुल ठीक है संदीप मिश्रा जी, देखिए बड़ा टारगेट है ये, चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, और 370 प्लस जो है वो अकेली बीजेपी लेकर के आ रही है, ऐसे वो दावे कर रहे हैं। ऐसी जो है वो लगातार बातें कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ से भी, और एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम यही बात कह रही हैं। कितना बड़ा ये चैलेंज मानते हैं आप कांग्रेस के लिए? वाकई चैलेंज है इंडिया ब्लॉक के लिए? कोई चैलेंज नहीं है। पीएम ने एक वोट दिया मोदी को, हेलो मोदी आपको 400 जी, तो मोदी जी उसी सपने में डूबे जा रहे हैं, उस बाप ने अंगड़ाइयां लिए जा रहे हैं, उन्हें सच्चाई का पता ही नहीं, के पैरों तक गई है। अब की बार जुमले को धक्के मार, ये पूरा देश गा रहा है, चिल्ला रहा है और बता रहा है कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी। कपड़ा बदल, फोटो खिंचा, उड़न उड़ाई, काम ना आई। ये मोदी जी के जो वादे थे पिछले 10 सालों के, हर साल 2 करोड़ रोजगार, उसका मारा हुआ नौजवान उनसे हक मांग रहा है कि मेरा रोजगार कहाँ है। पहलवान बेटियां अपना सम्मान मांग रही हैं कि
आभूषण आपका आभूषण बना के आपके माथे का तिलक क्यों बना रहा, हमारा सम्मान कौन देगा? 750 किसान इनकी बलि का बिल लाने से असमय काल के गाल संभाल के उनके चूल्हे बुझ गए। वो लोग पूछ रहे हैं, उनके बच्चे उनकी बेटियां पूछ रही, हमारे बाप को मोदी जी आपका बिल खा गया, आप हमारे पास क्यों नहीं आए? मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे, रेल लेके गए, सम्मान खींच लिया उन बेटियों का आपने, नग्न परेड कराई, द्रौपदी की तरह परेड कराई और दुर्योधन और दुशासन बने, मोदी और साथ देखते रहे, वहां जाने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पाए। सरकारी कर्मचारियों की इन्होंने पेंशन छीन ली और खुद 9 पेंशन डकार रहे मोदी और शाह। इन्हें शर्म नहीं आ रही? सरकारी कर्मचारी 3 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी है, इन्हें वोट क्यों देगा? क्यों देंगे इन्हें जवान वोट? क्यों देंगे इन्हें किसान वोट? देंगे इन्हें पहलवान वोट? तो फिर भी बेशर्मी से कहते हैं अब की बार 400 पार। ये सेटिंग है, मैच फिक्सिंग है, जैसा हमारे नेता ने राहुल गांधी जी ने कहा। अभी तक तो एनडीए की 400 टिकट भी नहीं बटे, चेहरे भी फाइनल नहीं हुए, चुनाव भी सामने नहीं आई और जुमलेबाज झोला उठा के इधर से उधर घूमते फिर रहे हैं कि 400 पार। ये देश का माहौल ना बनाए, ये लोकतंत्र की हत्या ना करे, लोकतंत्र को फिक्स करके, जैसे यूपी में पर्चा लीक करा के इन्होंने नौजवानों का भविष्य गिरवी कर दिया, ऐसे ही इलेक्शन लीक करके अमित शाह और मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद है, अपने आप में उपहासजनक है। ये 200 पार भी नहीं जा रहे, 400 पार की बात करें। ऐसे ही साइनिंग इंडिया लेके अटल आए थे और अटल की क्या दुर्गति हुई थी उस सरकार की। साइनिंग इंडिया कितना काला इंडिया भर में बदल गया था इनका, आप सबने देखा है। ठीक है, अभी आपने देखा है कि ये भारत रत्न के सम्मान के नाम पर राष्ट्रपति का क्या अपमान किया है मोदी जी ने। वहां बैठे रहे, बेशर्मी के साथ बैठे रहे और देश की आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति वहां खड़ी रही, खड़े होकर सम्मान देती रही। और मोदी में इतनी धृष्टता नहीं थी कि खड़े होकर देश के राष्ट्रपति का सम्मान भी कर ले, नारी का सम्मान कर लेते, खड़े हो जाते, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए उठ जाते कि देश की सबसे बड़ी सत्ता की सर्वोच्च जो कहती मेरी सरकार। संदीप जी आपने शायद वो पूरी फोटो नहीं देखी, पूरे विजुअल्स नहीं देखे, चूंकि आडवाणी जी की सेहत जो है इजाजत नहीं दे रही थी कि वो खड़े हो जाएं, तो राष्ट्रपति उनको वो नहीं, वो जरूरी नहीं है। सुनिए मेरी बात संदीप जी आप समझिए इस बात को, जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खड़े हो। आपने देखा होगा जब भी राष्ट्रपति भवन में भी जब प्रोग्राम होता है, जितने मेहमान हैं वो सब बैठे रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे रहते हैं, दूसरे मेहमान भी बैठे रहते हैं, राष्ट्रपति खड़ी होकर के अवार्ड्स देती हैं। तो इस बात को समझिए, बेकार के मुद्दे की बात मत कीजिए, सीधा उसी मुद्दे पर आइए। हाँ 1 to 1 की बात हाँ, और उसके बाद वो बैठी आराम से, उनके लिए चेयर लगी हुई थी वहां पर, वो बैठी, बात की उन्होंने, वो विजुअल्स भी सामने सबने देखे। वहां अशोक हॉल में फंक्शन नहीं हो रहा था, राष्ट्रपति दूर खड़ी होंगी, वहां सामने बैठे थे, वहां राष्ट्रपति के साथ फोटो नहीं आती, अवार्ड देते। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मेरा ख्याल के, आप इससे आगे बढ़िए थोड़ा सा। संदीप जी आगे बढ़िए प्लीज। सम्मान के आगे बढ़ेंगे। सम्मान राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, देश इससे लज्जित और शर्मिंदा है, इस बात पर भी आप पर्दा नहीं डाल सकते, इस पर भी रुकना होगा हमें। कोई रिएक्शन देना चाह रहे खेमचंद जी, बोल दीजिए जल्दी से, क्या कह रहे हैं इस मसले पर? देखिए ये अपने आप में दिखाता है कि ये कंगाल हो चुके हैं, इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई भी टॉपिक नहीं है। आज इसी कंगाली में आदरणीय हमारी जो ऑनरेबल राष्ट्रपति हैं उनको भी घसीट रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का अपमान आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सपने में भी नहीं सोच सकते। जो प्रोटोकॉल है उसी के तहत वहां पे कम्युनिकेशन हुई, उसी के तहत वहां पे पूरा कार्यक्रम हुआ, और क्योंकि आडवाणी जी बीमार थे इसीलिए वहां पे राष्ट्रपति जी को जाना पड़ा, तो राष्ट्रपति जी गई, उनको सम्मानित किया, आडवाणी जी को सम्मानित किया, मिनिस्टर भी थे और भी डिग्नेटरीज भी थे, और पूर्व उपराष्ट्रपति भी वेंकैया नायडू जी वहां पे थे। तो इस तरीके की हल्की बातें करके ये अपने स्तर को गिरा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से मुद्दों से कंगाल हो चुके हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो जिनके ऊपर बात होना बेहद ज़रूरी है, और आम आदमी पार्टी से वैभव जी हमारे साथ हैं। वैभव जी, अभी प्राइम मिनिस्टर की कल की आपने स्पीच सुनी होगी, उन्होंने एक नई बात कही, वो कह रहे 3rd टर्म में वो फ्री बिजली देने की भी जो है वो योजना बना रहे हैं, उस पर भी काम करेंगे। क्या कहा जाए, क्या अब आम आदमी पार्टी की जो कुछ योजनाएं थी या जो उनके आइडियाज़ थे उनको लेकर के या उनको चुरा करके, अगर कहा जाए, चूंकि आम आदमी पार्टी के कई सारे लीडर्स ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी योजनाएं थी, आप जो है वो फ्री बिजली की बात अब प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, तो क्या उसके सहारे 400 पार कर रही है बीजेपी? जी सिर्फ भाई ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी 400 क्या, बीजेपी तो 200 का भी आंकड़ा टच नहीं कर रही है, और मैं उसका सिलसिलेवार बता रहा हूँ कि उसके क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, छटपटाए हुए हैं। आप खुद एक
किसी भी मेरा छोड़िए, मैं तो मान लीजिए हम किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, वहां पे अपनी बात रख रहे हैं। आप किसी भी 10 प्रमुख लोग जिन आप आज जाइएगा अपने यहाँ अपने ऑफिस से घर तक, जो भी 10 प्रमुख लोग मिले, आपका ड्राइवर, सब्जी वाला, आपके बगल का पड़ोसी, पूछिए कि अगर मोदी जी 400 पार कर रहे होते हाँ। तो इन एजेंसीज का यूज करके एक एक करके सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनको जेल में डालने की क्या जरूरत थी? अगर, और जहां तक ये बात करते हैं कि हमारे पास इस तरह से मतलब हमने इन फील्ड में महारत हासिल की है, हमने इतनी एम्प्लॉयमेंट दे दी है, हम एक निष्पक्ष करप्शन फ्री छवि रही है। अभी इन्हीं का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा था पिछले महीने पहले का, उसमें यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ ब्रैकेट को अगर पकड़े हम तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 83% है। और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहां है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में जहां पे भाजपा की सरकार है। दूसरा, ये बात करते हैं करप्शन फ्री की। करप्शन इंडेक्स में इंडिया का नंबर क्या है वो तो पूरा विश्व ने देखा। इन्होंने चीख चीख कर, प्रधानमंत्री ने 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, जिनका नाम लेके वो कसीदे पढ़ते थे कि तो कांग्रेस के करप्ट लोग हैं, उनको अपनी पार्टी ने, भाजपा ने ले लिया और उनके साथ वो कैंपेन कर रहे हैं, उनकी फूल मालाएं पहन रहे हैं। तो करप्शन में प्लस एम्प्लॉयमेंट में प्लस भुखमरी में मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, प्लस इनके द्वारा किया हुआ डिविजिव पॉलिटिक्स, भेदभाव की राजनीति, एजेंसीज का दुरुपयोग, इतने तमाम मुद्दे हैं कि इस देश की जनता क्यों मोदी सरकार को 200 पे सिमटने के लिए तैयार बैठी, इसके बहुत सारे कारण हैं आपके सामने, पूरे देश के सामने। ठीक है। तो मोदी जी इससे बौखलाए हुए हैं और इनको इस देश की जनता जवाब देगी। अभिषेक वाजपेयी जी, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 2 बड़े अलाई थे एक तरीके से, हालांकि कई सारे अलग अलग लोग थे जो अलग अलग वक्त में समाजवादी पार्टी से अलग होते गए, मगर लेटेस्ट बात करें, अभी हाल ही की बात करें तो जयंत चौधरी वो एनडीए का हिस्सा हो गए और पल्लवी पटेल जो है वो ओवैसी साहब के साथ चली गई। तो जाहिर तौर पर मुश्किल जो है अब होती है कहीं ना कहीं, अगर कुछ लोग छिटकते हैं, भले ही उनका कितना भी जनाधार हो।